In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear students, क्विकली ज़रा एक गो थ्रू करते हैं कि क्या है बैकग्राउंड, पस मंज़र क्या है कम्प्लेक्स नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट हुए, किन किन लोगों ने इन पे काम किया, किन ग्रेट मैथमेटिशियंस ने अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट की। तो ओरिजिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट कहाँ से हुए? Mathematicians wanted to find and study the square root of negative numbers. ठीक है, मैथमेटिशियंस शुरू में प्योरली इमेजनरी नंबर्स को डिस्कस करने लगे। इमेजनरी नंबर्स क्या है? इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर आते हो और उनके साथ नेगेटिव साइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल -1 अंडर रूट, -3 अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -4/9, स्क्वायर रूट ऑफ -0.923, स्क्वायर रूट ऑफ -64 एंड सो ऑन। तो ये इन नंबर्स के साथ मैथमेटिशियंस ने काइंड ऑफ लाइक खेलना शुरू कर दिया, इन पर डिफरेंट ऑपरेशंस करना शुरू किए। और इस दौर में ये था कि मैथमेटिशियंस को इन नंबर्स की अहमियत का स्पेशली इनके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं था, बट वो अपनी कंट्रीब्यूशन जारी रखे हुए थे। कम्प्लेक्स नंबर्स को मैथमेटिशियंस कब सीरियसली देखने लगे संजीदगी की निगाह से, तो जनाब ये सम ग्रेट मैथमेटिशियंस जो थे हमारे पास, सच एज़ डी मॉइवर्स वाज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जिसने प्रूव किया अपना पहला थ्योरम 1722 में। उसका जो पहला थ्योरम था वो कहलाने लगा डी मॉइवर्स थ्योरम। ये थ्योरम आगे जाकर हम आपको समझाएंगे, इसको प्रूव भी करेंगे और इसका इस्तेमाल भी बताएंगे। फिर जनाब हमारे पास आया आयलर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द नोशन ऑफ आयोटा। आयोटा का जो नोटेशन था, द नोटेशन ऑफ आयोटा, वो इस पर्टिकुलर नंबर के लिए जिसको हम कहते हैं -1 स्क्वायर रूट, इसको नाम दिया आयोटा का। किसने? आयलर ने। सो आयलर ने अपना एक इंटरेस्टिंग फार्मूला, एक मिस्टीरियस राज से भरा एक पुरस्कार फार्मूला जिसकी बाद में एप्लीकेशंस भी आई, वो फार्मूला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दैट इज़ नोन एज द आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला कनेक्ट करता है एक्सपोनेंशियल, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो उन्होंने अपना फार्मूला प्रेजेंट कर दिया किया 1748 में, इन 1748। द फार्मूला सेज के दैट e raised to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta। ओके, लेट्स मूव ऑन। फिर 1806 के अंदर आर्गंड ने अपना एक मॉडल बनाया कम्प्लेक्स नंबर्स को शो करने के लिए। उस मॉडल का नाम है ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम ने एक कम्प्लेक्स प्लेन को प्रेजेंट कर दिया सबसे पहले। कम्प्लेक्स प्लेन, इस प्लेन के एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और इस प्लेन के वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और इस प्लेन पर पड़ा हुआ कोई पॉइंट अगर हो तो फिर ये कहलाया जाने लगा कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और उस कम्प्लेक्स नंबर्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड था, प्लस आयोटा जो बी सेकेंड पार्ट था दैट वाज योर वाई, दिस वाज योर x, and this is actually your x, a and b is your y still. So who gave the number complex number? Interestingly complex number का नाम सबसे पहले गास ने इंट्रोड्यूस किया, और जनाब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया 1831 में, इन 1831। अच्छा जनाब, उसके बाद जो 20th सेंचुरी उसमें बाकायदा एप्लीकेशंस को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस अप्लाइड मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने बाकायदा कम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से साइंस और टेक्नोलॉजी में इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्कवर किया, फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कवर किया,
और बहुत से दूसरे फील्ड्स के अंदर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली नाम आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 1.1 पेज नंबर 4 पूछा यह गया है कि राइट रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, एक है z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। हमारे पास z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है। सो रियल पार्ट दैट इज़ आर ई ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, वो पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो, दैट इज़ 2। Now let's talk about the imaginary part. वो पार्ट जिसके साथ आयोटा हो। सो आई एम मुख्तसर तौर पर इमेजनरी को शो करता है और ब्रैकेट के अंदर z को कहा जाता है ऑफ z, यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z। सो जो नंबर आयोटा के साथ होगा अपने इस साइन के साथ, तो वो लिखा जाएगा -3। ठीक है। सो द रियल पार्ट वॉज 2 एंड द imaginary part was -3. Now let's talk about the second part. Now let's talk about part number 2. Part number 2 में we have z is equal to 5 plus 8 iota. So the real part जो होगा that is a real part of z, and that's going to be equal to वो part जिसके साथ आयोटा नहीं है वो लिखा जाएगा, that is real part। और जो imaginary part है imaginary I m of z, so 8 के साथ प्लस है तो 8 अपने साइन के साथ लिखा जाएगा +8। इट शुड बी नोटेड कि ज़रूरी नहीं कि आप +8 लिखें। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो उसका माइनस साइन लिखना लाजमी है, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस का साइन लिखना लाजमी नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। सफ़ा नंबर 10 पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन द फॉलोइंग। 6 पार्ट्स हैं। हमारे पास z है 3/2 minus 7/2 iota. So let's see the real part of z क्या है 3/2, यह iota के साथ नहीं है, and the imaginary part of z is equal to -7/2। iota के साथ जो नंबर होगा वो लिखा जाएगा imaginary part के तौर पर। So this is it. Let's talk about part number 3. आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट के साथ, तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट स्टेप में 2 आयोटा, और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि आयोटा स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू व्हाट। आयोटा स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू -1। 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 ones are 3. So the real part of z is now -3 and the imaginary part of z is +2. So this is now our z. Now how to deal with it? It is clear. दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ार 7, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो +7 आयोटा। इसी तरह -8 आयोटा की बारी है।
अब -8 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोना गिव अस -8 आयोटा। फिर -8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यानी पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस 8 का अपना आयोटा और एक ये आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बना देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 7 + 7 आयोटा -8 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर्ड की जगह -1 लिखेंगे। इसका हवाला आपने यहाँ पे देना है, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -1। 7 + 7 आयोटा -8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ार 8। जो रियल पार्ट्स हैं उसको एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ। रियल पार्ट्स को आपस में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। तो आगे देखते हैं, 7 को 8 के साथ प्लस करेंगे, सो दैट्स गोना गिव अस 15, और -8 + 7 आपके पास आ जाएगा -1 आयोटा। नाउ इट इज़ ईजी फॉर अस to find real and imaginary part of this complex number. So the real part of z is 15 and the imaginary part of z is equal to माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा यानी जो इसका कोएफिशिएंट आयोटा का दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 इज़ द इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अब हम इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, वो होगा √2, और द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू पार्ट नंबर 5 का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ आयोटा के साथ -18 है, तो दिस इज़ आवर imaginary part. Part number 6 is a real number. We have z is equal to 3. तो अब हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम इसको क्यों दे रहे हैं, z का नाम क्यों दे रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज z इज़ इक्वल टू यानी और यानी या हम इसको लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। z is equal to now 3 + 0 iota, and now we are going to write real part of z, which is interestingly 3, जो पहले से मौजूद था। इमेजिनरी पार्ट में हमें पता नहीं था कि क्या करें, अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर सिर्फ रियल नंबर दिया जाए तो उसके साथ आप लिखेंगे 0 आयोटा। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नाउ आवर, we have 0 as the imaginary part. The two complex numbers z1 a plus iota b and z2 c plus iota d are said to be equal if and only if they have same, एक ही या एक जैसा real and imaginary parts. That is i.e. का मतलब है that is कि अगर z1 इज इक्वल टू z2 है, दूसरे अल्फाज में a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, so it implies and implies, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ को मुख्तसर शो करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। इमेजिनरी पार्ट को इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट को इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के, तब जाके जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो इक्वल कहलाए जाएंगे। इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्स में भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमने ये सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है। इस सिंबल का जो मतलब है दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़। सो इस सिंबल का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको मुख्तसर तौर पर आप लिख सकते हैं IFF, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करके फाइनल यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो आप स्टेटमेंट को रिवर्स करके यहाँ से आप स्टार्ट भी ले सकते हैं और वापस यहाँ तक आ सकते हैं। कैसे, गौर से सुनिए। सो आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम इफ़ the real part is equal to the real part of two complex number and the imaginary part
is equal to the imaginary part of complex numbers. That is, if a plus iota b will then be equal to c plus iota d. It would mean that z1 is equal to z2. In other words, it would mean that the two complex numbers a plus iota b and c plus iota d are said to be equal. Okay? So it was the meaning of IFF, that is if and only if. Now, let's talk about example 1.2 of page 4. It says कि which of the following pairs of complex numbers are equal. दिए गए complex numbers के जोड़ों में कौन कौन से pairs आपस में equal होंगे, यानी क्या z1 और z2 आपस में equal है या नहीं है, और क्या z1 और z2 आपस में equal है या नहीं है पार्ट नंबर 2 में. So we have the z2 के साथ मज़ीद आप ये लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट -7 को -1 इंटू 7 लिख सकते हैं. देन फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस -1 स्क्वेयर रूट और 7 स्क्वेयर रूट सेपरेट. और हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि आयोटा जो है वो -1 स्क्वेयर रूट के इक्वल है. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये -1 है इसकी जगह पे हम आयोटा लिख सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. अब हमारे पास z2 अपने सिंपल फॉर्म में आ चुका. सो अब अगर इसको z1 के साथ हम कंपेयर करें, आप इसको 3 अंडर रूट प्लस 7 3 प्लस 7 स्क्वेयर रूट आयोटा भी लिख सकते हैं z2 को. ये जो z1 का रियल पार्ट है z2 के इस रियल पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, और z1 का जो अंडर रूट 7 है z2 के इस अंडर रूट 7 के बिल्कुल इक्वल है. सिंप्लीफाई करते जाएंगे. z1 इज इक्वल टू 16 का जो स्क्वेयर रूट है दैट इज़ 4 माइनस 11 आयोटा. z2 अगर आप देखें 1 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं दैट इज़ गोना गिव अस 4 एंड माइनस 11 आयोटा अपनी जगह पर. सो इट इज़ क्वाइट क्लियर z1 का रियल पार्ट इक्वल है z2 के रियल पार्ट के, और z1 का जो इमेजनरी पार्ट है वो इक्वल है z2 के इमेजनरी पार्ट के. सो उसी तरह की स्टेटमेंट हम दोहराएंगे जो यहाँ ये वाली स्टेटमेंट हमने दोहराई थी. एज रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z2 which is equal to 4 and imaginary part of z2 is equal to the imaginary part of z1 is equal to the imaginary part of z2 that was minus 11. तो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे इस तरह की स्टेटमेंट कि देयरफॉर या सिंपली ये सिंबल लिखकर हम लिख सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2. एक्सरसाइज की जानिब आते हैं. वी हैव सिंपल 4 एंड 4 आयोटा. यहाँ पे z2 पे थोड़ा सा काम करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पे. सो दिस इज़ योर z2. सो ना इट्स क्वाइट क्लियर कि अगर मैं z1 को दोबारा से लिख लूँ 4 प्लस 4 आयोटा, तो इनका जो z1 का रियल पार्ट इक्वल है z2 के रियल पार्ट के, और z1 का इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है वो इक्वल टू z2 के इमेजनरी पार्ट के जो आयोटा के साथ है. सो चूँकि रियल और इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल है, एज रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, सो देयरफॉर z1 इज इक्वल टू z2. z1 इज सिंपल 7 5 आयोटा, माइनस के साथ z2 को थोड़ी सी तरतीब देंगे, रियल पार्ट पहले लिखेंगे प्लस 5 आयोटा, जो इमेजिनरी नंबर है 5 आयोटा वो बाद में लिखेंगे. सो अब मैच करते हैं z1 के साथ z2 को. ये जो रियल पार्ट ऑफ z1 है दैट इज़ 7 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू -7, और 7 कैन नॉट बी इक्वल टू 7. एक तो ये बात. दूसरी बात, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है वो -5 है, और
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 +5 है, सो -5 कैन नॉट बी इक्वल टू +5। अब हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि z1 और z2 आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z1 इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is also not equal to imaginary part of z2। so therefore हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। याद रहे, अगर कोई सा एक इमेजिनरी पार्ट या कोई सा एक रियल पार्ट भी आपस में इक्वल नहीं होगा तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। रियल पार्ट ऑफ जो z1 है वो इक्वल टू है z2 के रियल पार्ट के, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z1 है वो इक्वल टू है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के, एज real part of z1 is equal to real part of z2, therefore, and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, therefore we can say that z1 is equal to z2। now let's move to the next part। जी, तो part number 4 is in front of us, that is z1 दिया गया है, z2 दिया गया है। z2 इज़ वेरी सिंपल, उसको फिर लास्ट में दोबारा से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैचिंग के लिए। z1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने किया है, -25 अंडर रूट जो है उसको स्प्लिट किया है -1 इंटू -25 पे, -1 स्क्वेयर रूट अलहदा, 25 स्क्वेयर रूट अलहदा, फिर 25 का जो स्क्वेयर रूट है वो 5 आ चुका। देन -1 अंडर रूट की जगह हमने लिखा आयोटा, फिर ये दोनों आयोटाज आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको आयोटा स्क्वेयर दे रहे हैं। आयोटा स्क्वेयर फिर वापस इक्वल है आयोटा स्क्वेयर इक्वल है -1 के। जनाब के बाद फिर है माइनस प्लस 5 पहले लिखेंगे, 8 आयोटा बाद में लिखेंगे। फिर वही पुरानी आर्गूमेंट देने के बाद इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, यानी z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के इक्वल, z1 का imaginary part z2 के imaginary part के equal, so therefore both the complex numbers will be equal। now let's move to our next topic। ये है जनाब ordered pair या order pair of a complex number। तो order pair क्या होता है, a कॉमा b अगर पेरेंथेसिस के अंदर आप लिखें या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखें तो कहलाता है ऑर्डर पेयर। यहाँ पे इनकी तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये a की पोजीशन है, इसकी जगह बी नहीं आ सकता, और बी की पोजीशन की जगह ए नहीं आ सकता, ठीक है। स्पेशल कंडीशन में कि अगर ए और बी आपस में बराबर हों तो तब ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। सो ऑर्डर पेयर में तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इन ऑर्डर्ड पेयर या इन ऑर्डर पेयर और इन ऑर्डर्ड पेयर इज़ form is formed by, okay, FORMED, formed by two elements A and B, in which the order is very important. It is written as AB। Here A कहलाएगा first component of ordered pair AB और B कहलाएगा second component of ordered pair AB। So here A is called the first component of ordered pair AB and B is called the second component of ordered pair AB। सो याद रहे कि आमतौर पर जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो बराबर नहीं होता वाई एक्स के, ठीक है। जब तक एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा अजीब और कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे देखें, 2 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3 2। हाँ, उस वक्त ये आपस में पॉसिबल है कि यहाँ पे भी 2 3 आए और यहाँ पे भी 2 3 आए, यानी फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल हो। अगर तो एक्स और वाई बराबर होंगे तब हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर्स में होंगी ऑर्डर पेयर की, तो तब वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ए बी विल बी इक्वल टू
सी डी if and only if a is equal to c, यानी पहला अगर पहले के इक्वल हो पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, एंड b इज इक्वल टू d। सो उस वक्त a b और c d बराबर होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। ऊपर भी इस बात को हम बयान कर चुके हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अगर आप ए बी को प्लस करेंगे सी डी के साथ, सो इट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट के साथ प्लस होगा और सेकंड के साथ प्लस होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने इस छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि अगर 2 3 + 1 4 हो तो फर्स्ट के साथ प्लस होगा, यानी 2 और 1, और सेकंड के साथ प्लस होगा, और फिर आपके पास सेटअप बन जाएगा और फाइनली आपके पास आ जाएगा आंसर 3 7। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी रियल नंबर को किसी ऑर्डर्ड पेयर ए बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से एक और ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें वो जो रियल नंबर आर है वो बारी बारी दोनों एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आर क्या है? आर के बारे में हम लिख सकते हैं फॉर ऑल आर इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं फॉर ऑल। सो फॉर ऑल रियल नंबर आर द फॉर ऑल आर द मेंबर्स ऑफ कैपिटल आर, यानी वो तमाम ये जो जितने भी आर हैं ये कोई से रियल नंबर होंगे। तो आर की जगह आप 2 लिखें, √2 लिखें, 5 लिखें, पॉइंट्स का नंबर लिखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, किसी भी किस्म का, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, डब्ल्यू हो, एनी सेट ऑफ होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, कोई भी। तो यहाँ एक छोटी सी मिसाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सो इस एग्जांपल में एक रियल नंबर है 1/2 जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ऑर्डर पेयर -4 6 से। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकेंगे कि 1/2 अंदर -4 से भी मल्टीप्लाई हुआ है और 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 2 और -4 की कटिंग और 2 और 6 की कटिंग के बाद फाइनली हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया है दैट इज़ 2 3। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ऑर्डर पेयर के साथ कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही रियल नंबर बारी बारी ऑर्डर पेयर के पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑर्डर पेयर के दूसरे नंबर या दूसरे एलिमेंट से भी या दूसरे कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर या कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी एक है ए बी और दूसरा है सी कॉमा डी, ये दोनों ऑर्डर पेयर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से कि फर्स्ट ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी डी के साथ, यानी फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ, लेकिन दरमियान में इंटरेस्टिंगली माइनस आएगा, कॉमा, फिर फर्स्ट लास्ट के साथ ए डी और जो लास्ट यानी बी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, और अब इंटरेस्टिंगली दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, सो इसको अगर कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें कि ये पोर्शन हासिल करने के लिए हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस। अब ये दूसरा पोर्शन लाने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट को
लास्ट के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।